हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नवाचार IAS अकेडमी में। दोस्तों, मैं चंद्रपाल यादव। जैसा कि हमारे जो लेक्चर चल रहे हैं वो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित हैं और उसी को आज हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाते हुए आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो मौर्य साम्राज्य से संबंधित है, जो मगध का साम्राज्य या मौर्य वंश से संबंधित है। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमारा जो पिछला लेक्चर था वो भारत पर प्रथम ईरानी और यूनानी आक्रमण की हमने चर्चा की थी और सभी ने देख लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। आज हम उसी को मद्देनजर रखते हुए आगे हम चर्चा करेंगे मौर्य वंश के बारे में। जो इससे पहले हमने मगध के उत्कर्ष की चर्चा की थी, उसमें हमने आपको हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश की चर्चा की थी। आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और उसी के तहत हम मौर्य वंश की चर्चा करेंगे या मौर्य साम्राज्य की। तो मौर्य साम्राज्य के तहत हम एक लेक्चर ये लंबा पड़ेगा और काफी लंबा चैप्टर है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो। तो उसी को हम मद्देनजर रखते हुए इस लेक्चर को हम लगभग 3 भागों में तोड़ेंगे ताकि आपको याद करने में या देखने में काफी अच्छा महसूस हो और अच्छे से आप उसको अध्ययन कर सकें या हमारे लेक्चर को ठीक से आप स्टडी कर सकें। इसीलिए हम इसको 3 भागों में तोड़ेंगे और टुकड़ों में इसलिए हम दे रहे हैं आपके लिए कि आपको आसानी हो पढ़ने में। तो चलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं इससे संबंधित। और सबसे पहले हम जानते हैं इनके स्रोत क्या है, जानकारी का स्रोत क्या है, किससे हमको पता चलता है मौर्य वंश के बारे में, उसकी हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा करेंगे, फिर बिंदुसार के बारे में चर्चा करेंगे, फिर नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा तो उसमें हम अशोक के बारे में चर्चा करेंगे और उसी के आधार पे हम आगे उनकी अर्थव्यवस्था क्या थी, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, उसका पतन क्यों हुआ था, उन सब की हम चर्चा करेंगे। लगभग हम 3 लेक्चर में मौर्य वंश को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले हम चर्चा करते हैं तो वो है इनके साहित्यिक स्रोत या जानकारी के स्रोत क्या है जो हम मौर्य वंश के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मौर्य कौन थे या मौर्य वंश से संबंधित हमको जानकारी क्या होती है। तो साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों से संबंधित जानकारी मिलती है हमको, जिसमें साहित्यिक स्रोत की हम बात करें तो इंडिका है जो मेगास्थनीज की है और कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। फिर विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस है जो एक संस्कृत का नाटक है, उसमें भी मौर्य वंश से संबंधित चर्चा मिलती है। बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथों में भी मौर्य वंश से संबंधित चर्चा मिलती है। और अगर इसके पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो एक प्रकार से देखा जाए तो स्थापत्य कला या फिर अशोक के स्तंभों से या अशोक के गुहा लेखों से संबंधित हमको एक प्रकार से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए दोस्तों लेके चलते हैं आपको। सबसे पहले आप समझिएगा कि मौर्य वंश के संबंध में जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं, उनसे संबंधित हम चर्चा करते हैं आपके सामने और लेके चलते हैं आपको जानकारी के स्रोतों के बारे में। तो मेन हेडिंग है इसकी, ये मौर्य साम्राज्य है और उससे संबंधित जानकारी का स्रोत। क्या है उससे संबंधित हम चर्चा करने वाले हैं और समझेंगे कि जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं। तो लिखिएगा आप पॉइंट वाइज। वैसे आप देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य अपने आप में उस समय अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है और एक प्रकार से मौर्य साम्राज्य के काल में ही आते आते पूरे अखंड भारत का एक सपना देखा था चंद्रगुप्त मौर्य ने और वो अपने काल के अंतिम समय तक पूरा कर लेता है। और कुछ बचे हुए जो अवशेष बचते हैं या कुछ इलाके ऐसे बचते हैं जिनको वो नहीं जीत पाता है, तो उनको पूरा करने के लिए उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं, जिसमें बिंदुसार और अशोक है, वो क्या है उनको सबको पूरा कर लेते हैं। जैसे कि उड़ीसा के क्षेत्र की हम बात करें तो उड़ीसा का जो क्षेत्र है कलिंग, तो कलिंग का ये एक युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में, जो अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में होता है। तो उस समय तक आते आते पूरे अखंड भारत को जीत लेते हैं। अखंड भारत के मतलब यहाँ पे है कि वर्तमान समय का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश इत्यादि का जो क्षेत्र है वो अखंड भारत का ही हिस्सा था। तो
उस सब की हम चर्चा करेंगे आज। और सबसे पहले हम जानते हैं इनके जानकारी के स्रोत। तो लिखिएगा, जानकारी के स्रोत में हम चर्चा करेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। देखिए, कौटिल्य चाणक्य का ही नाम है। चाणक्य के 3 नाम हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, के बारे में जानकारी मिलती है। अब ये मेगास्थनीज को देखेंगे तो मेगास्थनीज एक प्रकार से ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो सेल्यूकस से जब युद्ध होता है और चंद्रगुप्त मौर्य इसको हरा देता है सेल्यूकस को, तो सेल्यूकस के युद्ध के दौरान सेल्यूकस इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है और उसी से संबंधित इसने एक पुस्तक रची है जिसका नाम इंडिका है। और इंडिका में ही चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या उसके साम्राज्य के बारे में चर्चा मिलती है और उसके समाज के बारे में उस समय के चर्चा मिलती है। और एक प्रकार से इंडिका ही में ये दर्शाया गया है कि मेगास्थनीज कहता है कि उस समय दास नहीं थे, दास प्रथा नहीं थी, वो इंडिका में ही इस प्रकार से बोला गया है। तो अर्थशास्त्र देखा जाए तो अर्थशास्त्र एक प्रकार से राजनीति शास्त्र की पुस्तक है जो कौटिल्य या विष्णुगुप्त द्वारा रचित है। तो लिखेगा, अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र की एक सामान्य पुस्तक है, जिसमें 15 अधिकरण का मतलब होता है भाग, 15 अधिकरण या 15 भाग दिए हैं, 180 प्रकरण यानी कि उपभाग तथा 6000 श्लोक दिए गए हैं। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो राजनीति शास्त्र की पुस्तक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य ने इसकी रचना की है, इसी में कौटिल्य ने उन सभी बातों की चर्चा की है जो जो एक प्रकार से बिंदुसार और चंद्रगुप्त के बारे में उनके शासन से संबंधित जानकारी यहाँ से हमको मिलती है। और एक प्रकार से काफी बड़ी पुस्तक है जिसमें 15 भाग हैं और 180 उपभाग हैं तथा 6000 श्लोक इसमें दिए गए हैं। इसमें ये मत समझिएगा कि अर्थशास्त्र की पुस्तक है, अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं है ये राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक है और राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित इसमें जानकारी दी गई है। तो और यहाँ पे देखें दूसरे जानकारी के स्रोत क्या हैं। एक पुस्तक है, संस्कृत की पुस्तक है मुद्रा राक्षस, जो एक प्रकार से सबसे प्रथम संस्कृत का नाटक माना जाता है, विशाख दत्त द्वारा रचित। उस पुस्तक में भी ये चर्चा की गई है कि कौटिल्य ने
नंद वंश की सत्ता को पलटने के लिए किन किन चालों का उपयोग किया गया था, उन सब का विवरण मिलता है हमको मुद्रा राक्षस में। और इसी पुस्तक में बताया जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो घनानंद के पुत्र माने जाते हैं। तो लिखिएगा, चौथी शताब्दी में संस्कृत का नाटक मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त द्वारा रचित था। इसमें कौटिल्य द्वारा नंद वंश की सत्ता को पलटने के लिए कूटनीति का विवरण दिया है या वर्णन किया है। इसी में चंद्रगुप्त को धनानंद का पुत्र बताया गया है। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो पुस्तक है वो 4वीं सदी ईस्वी में लिखी गई है, यानी गुप्त काल में लिखी गई है। और इसी पुस्तक में विवरण मिलता है कि जो कूटनीति या जो चालें चाणक्य ने चली थी, यानी नंद वंश की सत्ता को पलटने के लिए या नंद वंश की सत्ता का विनाश करने के लिए, उन सभी कूटनीतियों का विवरण मुद्रा राक्षस में दिया गया है। ये एक प्रकार से मुद्रा राक्षस संस्कृत की प्रथम पुस्तक मानी जाती है या प्रथम नाटक माना जाता है मुद्रा राक्षस। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे और क्या क्या तथ्य हैं, उनसे संबंधित चर्चा करते हैं। सब लोग नोट्स जरूर बनाते जाइएगा और ये काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जूनागढ़ का एक वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। जूनागढ़ की अगर बात करें तो ये गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र से संबंधित है। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र से संबंधित है। तो लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख यानी जो लगभग 150 ईस्वी का है, अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है।
मिलता है। यहाँ पे एक जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये जूनागढ़ जो अभिलेख है, ये जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें 4 शासकों का नाम मिलता है। एक तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का, दूसरा अशोक का, तीसरा रुद्रदामन का, और चौथा जो नाम मिलता है वो कुमारगुप्त का मिलता है। ये जो एक प्रकार से अभिलेख है वो किससे संबंधित है, तो जो सुदर्शन झील थी, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर ने, पुष्यमित्र ने, तो उससे संबंधित जो लेख लिखे गए हैं और बारी बारी से उनका सुदर्शन झील का निर्माण और मरम्मत कराई थी अन्य शासकों ने, तो उनसे संबंधित सभी के लेख हैं जो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें और कहां से जानकारी के स्रोत मिलते हैं हमको मौर्य साम्राज्य से संबंधित, तो वो जानकारी के स्रोत कहां से मिलते हैं, एक प्रकार से देख सकते हैं बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। मैंने आपको बताया था कि जिस समय मैंने जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ाया था, तो जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको दीपवंश और महावंश के बारे में बताया था, जो कि श्रीलंका से संबंधित जानकारी मिलती है। उन्हीं दीपवंश महावंश के बारे में भी मौर्य साम्राज्य से संबंधित भी जानकारी मिलती है इसमें। तो मौर्य साम्राज्य से, क्योंकि अशोक ने सबसे पहले अपने पुत्र संघमित्रा और महेंद्र दोनों को ही दक्षिण भारत में होते हुए श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। तो इस आधार पे मौर्य साम्राज्य से संबंधित जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो वो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य दोनों में ही मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें, ये तो एक प्रकार से साहित्यिक स्रोत हो गए। आप देखते हैं पुरातात्विक स्रोत में, तो पुरातात्विक स्रोत में कहाँ से जानकारी मिलती है, तो वो जो जानकारी मिलती है अशोक के अभिलेखों से मिलती है। लिखिएगा, अशोक के अभिलेखों से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो हम इस लेक्चर को ज़्यादा डीपली नहीं ले जाएंगे। अगर ज़्यादा डीपली ले जाएंगे तो काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि हमें आपको एक इतिहासकार नहीं बनाना है, हम आपको एक प्रशासनिक अधिकारी बनाना चाहते हैं, एक प्रशासक बनाना चाहते हैं कि जो कोर एरिया से जहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है उन्हीं से संबंधित हम चर्चा करेंगे। बाकी हम एक रिसर्च या फिर आपको इतिहासकार नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए ये जो जानकारी हमने आपको दी है जानकारी के स्रोत के रूप में, वो आपके लिए काफ़ी पर्याप्त है। अब हम आगे देखते हैं, सबसे पहले लेके चलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उनसे संबंधित जानकारी जुटाएंगे और चर्चा करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कैसा था और क्या क्या उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन सबकी हम चर्चा करते हैं। तो हेडिंग बनाइएगा सबसे पहले आप, चंद्रगुप्त मौर्य, इनका नाम मौर्य कैसे पड़ा और मौर्य क्या कोई जाति है या फिर धर्म है, इन सब की हम चर्चा करेंगे, किस आधार पर इनको मौर्य कहलाए। तो मेन हेडिंग बनाइए, चंद्रगुप्त
मौर्य। इसके अगर काल के बाद में बात करें, कालखंड, तो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि इनका जो कालखंड है वो जब सिकंदर भारत से चला जाता है, सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय होता है, क्योंकि नंद वंश की सत्ता एक प्रकार से समाप्त हो जाती है। चंद्रगुप्त और चाणक्य की नीति के माध्यम से उनका जो सेनापति होता है भद्रसाल, उसको परास्त कर दिया जाता है नंद वंश का, और उसके आधार पे नंद वंश फिनिश हो जाता है और मौर्य साम्राज्य की शुरुआत होती है। तो वो जो शुरुआत मानी जाती है 323 ईसा पूर्व या 321 ईसा पूर्व या इसके बीच का कालखंड माना जाता है। तो उसी के आधार पर 322 ईसा पूर्व एक महत्वपूर्ण तिथि मानी गई है। तो ये जो तिथि है लगभग 24 साल इन्होंने शासन किया है मौर्य साम्राज्य में और काफी इलाकों को विजित किया। एक प्रकार से देख सकते हैं इनके शासन काल में इन्होंने एक अखंड भारत या संपूर्ण भारत को जीतने की एक प्रकार से मुहिम या उद्देश्य को रखा था, जिसके आधार पर लगभग 6 लाख की सेना लेकर, एक प्रकार से अतिशयोक्ति हो सकती है क्योंकि उस समय इतनी आबादी नहीं थी, लेकिन हो भी सकता है कि 6 लाख की सेना लेकर उन्होंने क्या किया, पूरे संपूर्ण भारत को ही रौंद डाला था। और उत्तर से कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत के कर्नाटक, मैसूर के क्षेत्र तक का इनका साम्राज्य विस्तृत हो गया था। और पश्चिम में अगर देखा जाए, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर का जो एरिया है, वहां से लेकर बंगाल तक के क्षेत्र पर इनका शासन था। यानी एक प्रकार से देख सकते हैं तो कुछ ही जो एरिया थे वो छूटे हुए थे, बाकी संपूर्ण भारत इन्हीं के अंडर आ गया था। और उसी समय जो कुछ इलाके बचे थे, जैसे कलिंग का क्षेत्र या उधर देखें आसाम और नागालैंड का क्षेत्र, जो एरिया बचे थे वो बाद में जाके अशोक प्रत्यक्ष रूप से उनको जीत लेता है युद्ध के माध्यम से। तो उस समय एक अखंड भारत बन जाता है। ठीक है, इन सब की हम चर्चा करते हुए देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और समझते हैं। देखते हैं कि मुद्रा राक्षस में, नेक्स्ट लिखिएगा, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को शूद्र कहा गया है। देखिए इसके बारे में काफी मतभेद हैं। कोई शूद्र कहते हैं इनको, तो कोई इनको एक प्रकार से क्षत्रिय मानते हैं। शूद्र कहा गया है यानी जो मुद्रा राक्षस है, विशाख दत्त द्वारा रचित पुस्तक है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र माना गया है। लेकिन इनका नाम मौर्य कैसे पड़ा, तो उसमें भी एक चर्चा की जाती है। बताया जाता है, इसी पुस्तक में बताया जाता है कि धनानंद की पत्नी या नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की पत्नी मुरा, ये नाम याद रखिएगा, धनानंद की अंतिम पत्नी मुरा से जन्म होने के कारण मौर्य कहलाए। यानी एक प्रकार से देखा जाए, मुद्रा राक्षस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, उसके आधार पर देख सकते हैं तो मौर्य कोई जाति नहीं है और मौर्य कोई ना ही कोई संप्रदाय है। तो
एक नाम दे दिया गया है मुरा से उत्पन्न होने के कारण या मुरा से जन्म होने के कारण चंद्रगुप्त को एक नाम दे दिया गया है कि वो मौर्य हैं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि मुद्रा राक्षस में इसका साफ उल्लेख किया गया है कि नंद वंश जो अंतिम शासक थे धनानंद, उनकी पत्नी मुरा से उत्पन्न होने के कारण या जन्म होने के कारण ये मौर्य कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन आगे लिखिएगा, बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय बताया गया है। क्षत्रिय बताया है। ठीक है, दूसरी हम देखेंगे कि कुछ हमको एक अभिलेख भी मिलते हैं, जैसे सहगोरा अभिलेख बहुत बार पूछा गया है। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। और महास्थान अभिलेख ये बांग्लादेश के बोगरा जिले में स्थित है। वहां से भी जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो लिख लीजिएगा। सहगोरा या सोहगोरा, ब्रैकेट में लिख दीजिए गोरखपुर, एवं महास्थान ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बांग्लादेश, बोगरा जिला बांग्लादेश। से भी चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त के बारे में जो जानकारी हमको ज्यादा स्पष्ट रूप से मिलती है वो सहगोरा अभिलेख, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में लगभग अगर देखें तो गोरखपुर जिला से ये 34 किलोमीटर उत्तर साइड में को एक गांव है सहगोरा, वहां पे एक लेक मिलता है जो चंद्रगुप्त के शासन के बारे में जानकारी देता है। दूसरा अगर देखें तो महास्थान जो एक प्रकार से एक अभिलेख है जो वर्तमान समय के बांग्लादेश में एक गांव है, एक जिला है बोगरा जिला। वहां से हमको जो पद्मावती नदी है उसके आसपास एक लेक मिला है। वहां से भी अशोक से पहले के जो शासक हुए हैं जिसमें बिंदुसार और चंद्रगुप्त दोनों से संबंधित जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखिएगा चंद्रगुप्त के बारे में और देखिएगा, इसको लिख लीजिएगा। चंद्रगुप्त एक प्रकार से जैन धर्म का अनुयायी था जो जीवन के अंतिम समय में जाकर जैन धर्म की इसने शिक्षा प्राप्त की थी और दीक्षा ली थी, और उसी के आधार पर ये दक्षिण भारत के श्रवण बेलगोला में चला जाता है और वहीं पर संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग देता है। तो लिखिएगा चंद्रगुप्त जैन धर्म का, या इसको पूरा नाम लिखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। जीवन के अंतिम समय में
समय में दक्षिण भारत चला जाता है। दक्षिण भारत यानी कि श्रवण बेलगोला, याद रखिएगा, श्रवण बेलगोला, ये कर्नाटक में पड़ता है। श्रवण बेलगोला चला जाता है या चला गया था, ऐसे लिखना, चला गया था, वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए थे। वहीं पर संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे, अपने प्राण त्यागे थे। यानी संलेखना पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो जैन धर्म में अपनाई जाती है और उसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो इस पद्धति को अपनाता है और उसके माध्यम से बिना कुछ खाए पिए अपने प्राणों को त्याग देता है तो उसको बोलते हैं संलेखना पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं 305 ईसा पूर्व से या 304 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस से युद्ध होता है जिसमें सेल्यूकस की पराजय हो जाती है। सेल्यूकस की पराजय होती है और एक संधि के माध्यम से सेल्यूकस अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। यानी एक प्रकार से जो युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस का, यानी सेल्यूकस एक प्रकार से ये सिकंदर का उत्तराधिकारी था और उसी के आधार पर एक युद्ध होता है 305 और 304 ईसा पूर्व में और उस युद्ध में सेल्यूकस की पराजय हो जाती है जिसके आधार पर एक संधि होती है। संधि के माध्यम से सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य से। उसका नाम और याद लिख लीजिएगा, जो नाम था उसका हेलेना था, पुत्री का नाम हेलेना है, पुत्री हेलेना। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक प्रकार से जो अंतरराष्ट्रीय विवाह होता है तो वो प्रथम विवाह चंद्रगुप्त मौर्य का ही होता है। जो प्रथम विवाह होता है अंतरराष्ट्रीय विवाह, और राजनीतिक रूप से माना जाता है इस विवाह को इसी के आधार पर, क्योंकि इसकी पराजय हो जाती है सेल्यूकस की, और पराजय होने के बाद में एक संधि होती है। दूसरा फिर और क्या करता है कि अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सेल्यूकस अपने राजदूत मेगास्थनीज
मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है या भेज देता है। तो ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है, लेकिन देख सकते हैं कि इसने एक सपना देखा था अखंड भारत का या संपूर्ण भारत के विजय को लेकर, तो उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण पॉइंट है इससे। तो इसको लिखिएगा और बताते हैं आपको, नोट कर लीजिएगा इसको। क्या लिखिएगा, संपूर्ण भारत की विजय, संपूर्ण भारत की विजय। संपूर्ण भारत की विजय का जो सपना देखा था वो किसने देखा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा था। तो इसमें लिखिएगा कि इसने क्या किया था कि संपूर्ण भारत की विजय को लेकर लगभग 6 लाख की सेना लेकर निकला और संपूर्ण भारत को ही इसने रौंद डाला था, यानी लगभग अधिकांश शासकों को, राजाओं को परास्त कर दिया था और एक प्रकार से उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर पूर्व तक के सभी इलाकों को जीत लिया था, कुछ को अगर छोड़ दिया जाए तो इसकी सेना में देखिए एक प्रकार से घुड़सवार, रथ और पैदल सेना हुआ करती थी, जिसमें काफी अच्छे हाथियों का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि मगध जो ऐसा इलाका था वो जंगल का क्षेत्र था जहां से हाथी और लकड़ी का बहुमूल्य उत्पादन होता था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा संपूर्ण भारत की विजय में ये देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख की सेना लेकर भारत को जीतने के लिए निकला, सेना लेकर संपूर्ण भारत को ही रौंद डाला था। अब देखेंगे कि इस समय जब इस प्रकार से इसने एक लक्ष्य रखा था संपूर्ण भारत की विजय को लेकर, तो उसके आधार पर इसका अगर शासन काल या साम्राज्य देखा जाए तो देखेंगे इस समय चंद्रगुप्त का साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कश्मीर से लेकर मैसूर तक, मैसूर जो कर्नाटक का क्षेत्र माना जाता है, मैसूर तक तथा पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूरब में बंगाल तक फैल गया था।
यानी जब देखा जाता है कि संपूर्ण भारत का सपना एक सजाया था एक प्रकार से अखंड भारत का, तो अखंड भारत में आप देख सकते हैं हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है अफगानिस्तान के क्षेत्र में फैलती है और अफगानिस्तान पाकिस्तान के एरिया में है। तो आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और कुछ हिस्सा है म्यांमार का, उन सबको जीत लिया था। जिसमें कुछ छोटे छोटे अगर क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, जैसे दक्षिण भारत में अगर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के एरिया को छोड़ दिया जाए, कलिंग के क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, तो संपूर्ण भारत को या भारतीय उपमहाद्वीप को जीत लिया था। और जो कमी बची थी वो इसके उत्तराधिकारी बिंदुसार और उसके पौत्र अशोक ने उसको पूरा कर लिया था। तो एक प्रकार से देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जितनी हमको तथ्य यहाँ से मिले हैं या हमने रिसर्च के आधार पे कलेक्ट किया है, उन सबको आपके सामने प्रोवाइड कराया। अब चलते हैं आपको नेक्स्ट शासक की ओर, जो इसका पुत्र है बिंदुसार। क्योंकि ये क्या करता है 298 ईसा पूर्व में अपने पुत्र बिंदुसार को शासक घोषित कर देता है और स्वयं जैन धर्म को अपनाकर दक्षिण भारत चला जाता है। और दक्षिण भारत में ये श्रवण बेलगोला है, जहाँ पर श्रवण बेलगोला एक बहुत पवित्र स्थल है जैन धर्म का, वहां पर संलेखना पद्धति से अपने प्राण को त्याग देता है और वहीं से उसका शासक जो उसका उत्तराधिकारी है बिंदुसार। देखिए नाम आपने सुना होगा, एक बिंबिसार नाम था जो अपने हर्यक वंश का संस्थापक के रूप में सुना था, लेकिन वो बिंबिसार है, वो हर्यक वंश से संबंधित है। लेकिन ये क्या है, इसका उत्तराधिकारी बिंदुसार है, जिसको अमित्र घाट या अमित्र चेटक के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आप लेके चलते हैं हम आपको बिंदुसार की ओर। सब लोग साथ साथ में नोट्स जरूर बनाते जाइएगा। संपूर्ण जो मौर्य वंश है उसको हम लगभग 3 भागों में तोड़ेंगे ताकि आपको याद करने में और आपको वीडियो को देखने में काफी अच्छा महसूस करें और आसानी से आप इसको याद कर सकें। तो नेक्स्ट है शासक, वो है बिंदुसार। बिंदुसार हेडिंग बनाइएगा। इसके अगर काल की हम बात करें, कालखंड की या शासन काल भी कह सकते हैं इसको, तो वो है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व, क्योंकि 273 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो इसका कालखंड है तो लगभग वही 26 साल, और उससे पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य का कालखंड 24 साल के समथिंग था। एक प्रकार से बिंदुसार जो था वो एक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय में अगर बात करें तो दर्शन के क्षेत्र में सबसे पुराना संप्रदाय है, जिससे एक धारा निकलती है 4 वाक की। और 4 वाक की धारा अगर एक रूप से देखा जाए तो 4 वाक सिद्धांत है वो जो कहता है कि इंसान को हमेशा सुख में जीना चाहिए, चाहे उसके लिए उसको कितना भी कर्ज लेना पड़े, और एक प्रकार से इंसान कभी दुख में ना जिए। वो सिर्फ भौतिकवादी था, नास्तिक रूप से था, भगवान की आस्था को नहीं मानता है। एक प्रकार से देखा जाए तो 4 वाक जो सिद्धांत है वो कहता है कि जब तक जियो सुख से जियो, चाहे कर्ज लेकर खान पान या घी पीना ही क्यों ना पड़े, और पीने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो बिंदुसार था वो आजीवक संप्रदाय से संबंधित था। लिखिएगा, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अब आप देखेंगे इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिए इसके समय में ज्यादा कुछ समस्याएं या ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, लेकिन जो ज्यादा है उन्हीं से संबंधित हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, बिंदुसार के दरबार में
बिंदुसार के दरबार में देखिए दो एक प्रकार से राजदूत आए हैं, एक तो मिस्र से आया है और दूसरा सीरिया से आता है। तो यहाँ पे देखेंगे बिंदुसार के दरबार में सीरिया से कौन सा आता है, वो आता है डायमेकस। बिंदुसार के दरबार में सीरिया का राजदूत, सीरिया का राजदूत, याद रखिएगा कि जो मेगास्थनीज आया था वो उसके समय में आया था, चंद्रगुप्त के समय में, और सीरिया का राजदूत डायमेकस आया था। ये जो डायमेकस था वो सीरिया से था। और नेक्स्ट हम बात करें, एक डायनोसियस आया था, वो जो मिस्र से था। तो लिखिएगा मिस्र से डायनोसियस राजदूत आया था। याद रखिएगा, ये बार बार पूछे जाते हैं। मिस्र से कौन आया था, डायनोसियस, और सीरिया से कौन आया था, डायमेकस। ये दोनों ही जो राजदूत थे वो किसके दरबार में आए थे, बिंदुसार के दरबार में आए थे। तो यहाँ देखेंगे कि बिंदुसार के दरबार में कहाँ से आए हैं। डायनोसियस कहाँ से आया है, तो वो मिस्र से आया है, और सीरिया से कौन आया है, डायमेकस आया है। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, तो बिंदुसार के शासनकाल में ही एक वो होता है, एक विद्रोह होता है कश्मीर के क्षेत्र में, या तक्षशिला के क्षेत्र में एक विद्रोह होता है अमात्यों को लेकर। बाकी जनता विद्रोह कर देती है क्योंकि वो एक शोषणकारी नीति को लागू कर देते हैं। इसके आधार पर तक्षशिला में एक विरोध हो जाता है एक प्रकार का। तो उसको दबाने के लिए बिंदुसार सबसे पहले अपने पुत्र, बड़े पुत्र सुसीम को भेजता है, और वो उसमें असफल हो जाता है। लेकिन उसके बाद में अपने छोटे पुत्र अशोक को भेजता है, और अशोक उस विद्रोह को जाके दबा देता है। तो अशोक उस समय अवंती या उज्जैन का गवर्नर होता है। तो लिखिएगा यहाँ पे, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में अमात्य एक प्रकार से देखा जाए मौर्य वंश में जो सबसे प्रधान अधिकारी होता था उसको अमात्य या प्रधानमंत्री बोला गया है। तो अमात्यों के विरोध में एक विद्रोह होता है। क्या हुआ था जिसको दबाने के लिए उज्जैन से अशोक को भेजा गया था। और इसमें अशोक की सफलता मिलती है, अशोक विद्रोह को दबा देता है। तो इससे संबंधित देखते हैं कि कुछ ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं को आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा, इनके जानकारी की स्रोत के बारे में जानकारी ली कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित कहाँ से
जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखा कि कोई इसको क्षत्रिय कहता है तो कोई इसको शूद्र मानता है, और इसके अभी भी जन्म या वंश को लेकर काफ़ी मतभेद हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, हमने बारी बारी सी चीज़ों को समझा, मौर्य काल के बारे में, शुरुआत के बारे में जाना। आज हमने ये चीज़ हमने कंप्लीट की है। कल हम जो नेक्स्ट लेक्चर में जो लेके आएंगे आपके लिए, तो अशोक के शासन काल के बारे में जानकारी जुटाएंगे और वो आपके सामने प्रोवाइड कराएंगे। और दूसरी हम अशोक के स्थापत्य के बारे में चर्चा करेंगे। जहाँ जहाँ से आपके लिए क्वेश्चन जो प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना रहती है, उन सबको हम आपके सामने प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपकी जो परीक्षा है जो मई 2023 में परीक्षा यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों की होने वाली है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पा सकें और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो दोस्तों, हमारा जो लेक्चर आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस पर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकें। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाला हमारा दूसरा लेक्चर है सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।